दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। और आज बात करेंगे एक महान योद्धा की जो रणभूमि में लड़ रहा है। उसका एक हाथ कटा हुआ है, दोनों आंखों में से एक आंख बची हुई है, एक पैर कटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आह्वान कर रहा है, जब तक शरीर में खून का एक कतरा है मातृभूमि के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन दोस्तों समय का फेरबदल देखो क्या हो गया, आज उसे गद्दार बता दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराज राणा सांगा की, जिन्हें सपा राज्यसभा के जो सांसद है उन्होंने उन्हें गद्दार बता दिया गया। क्या वो एक महान योद्धा थे या फिर गद्दार, आज इसी सिलसिले में बात होगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राजेंद्र मलिक, जो राजनीति के जानकार है, डिफेंस के जानकार है और इतिहास विशेषज्ञ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत जी, आपको मेरी तरफ से प्रणाम और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। सर अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एक हमारे महान योद्धा जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जी आज उन्हें गद्दार बता दिया गया है। जी इस बात को आप किस तरीके से देखते हो सर? देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल है महाराणा संग्राम सिंह यानी कि अर्थात आप कह सकते हो महाराणा सांगा, जी सर। ये हमारे क्षत्रिय राजवंश सिसोदिया के राजपूत राजा राजवंश के राजा थे जी। और इनके पिता का नाम था राणा रायमल जी। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था जी सर। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हो गई थी। जी जी। इनका शासनकाल रहा 1509 से लेके 1528 तक। जी सर। मैं आपको ये बता दूं कि सिसोदिया वंश में राणा कुंभा के बाद जी सबसे प्रसिद्ध अगर कोई महाराजा हुए तो वो महाराणा संग्राम सिंह ही हुए। जी। जी जी। जहां तक सवाल है इन्हें गद्दार कहने का, जी। तो आज की तारीख में मैं आपसे कह सकता हूं कि राजनीतिक पार्टी का स्तर, जो उनका नैतिक स्तर वो इतना गिर चुका है जी। कि कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने फायदे के लिए अपने परिवार तक को बेच सकते हैं। जी। और जहां तक सवाल है सपा सांसद रामजी लाल का, जी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये इस तरह के लोग बाग हैं जो कभी आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के समय राजा जयचंद, जी। ये उन्हीं के कोई भाई बंद हैं ये। जी जी जी। और उनकी आत्मा इन जैसे लोगों में बस्ती से आपके मीर जाफर सब वगैरह थे, तो ये आज के मीर जाफर या आज के ये जयचंद हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब सर ये कैसा, मतलब कैसा उनका उन्होंने बयान दिया कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप एक वीर योद्धा का आपने भरी सभा में सर अपमान कर दिया, जी जिसने आहुति दे दी, सब चीजों की सब चीज प्राण न्यौछावर कर दिए भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, जिसने अपने सब चीज न्यौछावर कर दी मातृभूमि पर। आप भरी सभा में उसका अपमान अब कैसे कर दिया सर आप? मेरी ये समझ नहीं आ रहा जी। सर। राम जी जो राज्यसभा के सांसद है सपा से, जी उन्होंने कहा कि अगर ये बाबर को ना बुलाते जी तो जो इतिहास रचा गया तो वो ना होता। इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं सर। प्रशांत जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा जी कि थोड़ा मैं आपको पहले और कुछ बताना चाहूंगा जी 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 बताइए सर। कि ये सपा ही नहीं, जैसे आप कांग्रेस को ले लीजिए आप जी। आपको अगर याद हो या पूरे देश को पता है कि जिस वक्त गांधी जी को गोली मारी गई थी जी, उनके जो मुंह से जो है जो आखिरी शब्द थे वो हे राम, उनके शब्द निकले थे उनके मुंह से। जी जी जी। और ये कांग्रेस पार्टी इतनी गिरी हुई पार्टी है, इसका नैतिक से इतना गिरा हुआ है कि इन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, अगर आपको याद है तो। जी सर। जिस गांधी के नाम के आज ये अपने नाम के सामने गाने लगाते हैं और जिसके नाम पे अपनी उन्होंने पार्टी ला रखी, जिसके नाम पर आज अपनी दुकान चला रहे हैं लोग, जी सर। अब सोचिए उसी को उन्होंने नकार दिया। उस व्यक्ति ने मरते हुए कहा हे राम और इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया बिल्कुल। जी। तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस हुई सपा हुई, इनका नैतिक स्तर कितना गिर चुका है और जो इनका नैतिक स्तर गिरा हुआ है वो वरदान साबित हो रहा है आज भाजपा के लिए। जी।
अब मैं आपसे राणा सांगा जी की थोड़ी बताता हूँ बात। जी सर। राणा सांगा जी का जो एक उद्देश्य था उस वक्त, जी। एक था राजपूतों की एकता, जी सर। एक था दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के खिलाफ संघर्ष, जी सर। मेवाड़ की रक्षा जी सर। और विदेशी शासकों को भारत से बाहर करना। जी सर। राणा सांगा को मैं आपसे बताऊं 16वीं शताब्दी का एक शक्तिशाली शासक माना जाता है, जी सर। जिसने अपने राज्य का विस्तार किया और कई युद्धों में जीत हासिल की। जी जी जी। और बाबर के खिलाफ जो खनवा के युद्ध में राणा सांगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी सर। हालांकि इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जी जी जी। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ बयाना के युद्ध में भी जीत हासिल की थी। जी तो आगे मैं आपसे बताना चाहूंगा जी। कि जहां तक सवाल है राणा सांगा जी का, आपने मुझसे अभी पूछा है, जी तो ये जो इनको गद्दार बताया जा रहा है, जी। आपसे बताऊं कि ये खाली एक तरीके से इसमें दो बातें आ रही हैं। जी सर। कुछ दिन पहले जो है औरंगजेब के खिलाफ एक हवा दौड़ी थी। जी सर। वो एक कुशासक था, इसमें कोई दोहराई नहीं, वो एक बहुत कुशासक था जो जिसने की हिंदुओं पे अत्याचार करे। जी 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 जी। और आपको अच्छी तरह से पता है कि सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जी। बिना मुस्लिम वोट के इनका अस्तित्व है ही नहीं इस देश में। अच्छा सर। तो इन्होंने क्या करा कि जब भाई इन्होंने देखा कि भाई क्या बोलते हैं औरंगजेब के खिलाफ इतनी लहर बन गई है जी और तुम अब तक कुछ बोल नहीं रहे हो, जी। तो इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सबसे पहले महाराणा सांगा के ऊपर इन्होंने प्रहार करा। यानी कि क्षत्रिय जितने भी हमारे हिंदुस्तान के और हिंदू हैं हमारे देश के, जी। इन्होंने उनकी आत्मा पे चोट करी है। अच्छा। चोट करी है जिससे कि मुस्लिम वोट इनका दोबारा से एकजुट हो जाए। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताइए, जी। क्या आप मानते हैं राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत आने के लिए? उसके बारे में भी मैं आपसे बताना चाहूंगा जी सर। कि जहां तक सवाल है आमंत्रित करने का, जी सर। तो मैं आपसे बताऊं, जी इसका मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूं अच्छी तरह से जी। कि 16वीं शताब्दी में जो दिल्ली सल्तनत का जो राजा था वो इब्राहिम लोदी था। जी सर। और उस वक्त पंजाब जो प्रांत था उसका गवर्नर था दौलत खान लोधी। जी सर। दौलत खान लोधी को ये डर था कि कहीं इब्राहिम लोधी उसे उसके पद से ना हटा दे। जी सर। और इसी डर से जी जो इतिहासकार बताते हैं, अधिकतर मतलब मैं कह रहा हूं 90% इतिहासकार ये बोलते हैं कि दौलत खान लोधी ने अपने आप को बचाने के लिए बाबर से सहायता मांगी, जी सर। जिससे कि उसका पद बना रहे और इब्राहिम लोधी को हराया जा सके। जी सर। तो जहां तक सवाल है महाराणा जो आपकी जो है ये सांगा से की बात है कि तूने उनसे मदद मांगी या नहीं मांगी, जी सर। तो मैं आपसे बताऊं मुश्किल से खाली एक या दो इतिहासकार हैं जो इस बात को बोलते हैं कि महाराणा सांगा ने बाबर से मदद मांगी। बल्कि जो बाबरनामा है, जो जी पुस्तक है बाबरनामा, जी। उसमें भी इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो अधिकतर लोगों का कहना सिर्फ यही है कि दौलत खान लोधी ने बाबर को हराने, सॉरी, बाबर से सहायता मांगी थी इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, जिससे उसका पद बना रहे और इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाए। ये बात थी। दूसरी बात, 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर पड़ गई थी। जी सर। तो अगर कोई कहे कि जी भाई राणा सांगा ने, अगर 1% मान लो आप, लेकिन राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया, जी लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको राणा सांगा जी के उद्देश्य बताए, जी जी जी। तो अगर वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिल्ली सल्तनत को और भी अधिक कमजोर करना चाहते हो, तो जी इसमें क्या गलत था? अच्छा सर, जैसे मुगलों का भारत में वर्चस्व बढ़ रहा था, जी। क्या मानते हैं राजपूतों का खुद पे विश्वास कम हो रहा था, चाहे वो मुगल काल हो या फिर ब्रिटिश शासन? इसमें मैं आपसे प्रशांत जी ये कहना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है राजपूतों का, जी सर। राजपूत क्षत्रिय राजवंश में आते हैं सबके सब। जी सर।
तो हमारे देश में क्षत्रियों का मनोबल कभी भी नहीं नीचे रहा। अगर आप पृथ्वीराज चौहान की बात देख लें, जी सर। उसने हराया मोहम्मद गौरी को। जी सर। लेकिन एक बात जरूर है कि जो हमारे राजवंश हैं, क्षत्रिय राजवंश या राजपूत है, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। जैसे कि अगर पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में ही मोहम्मद गौरी को खत्म कर देता, जी सर। या छोड़ता ना उसको, तो शायद इतिहास दूसरा होता। जी सर। जहां तक सवाल है राजपूत अपने आप को कमजोर मानते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुगल, पहले यहाँ दिल्ली सल्तनत थी, उसके बाद फिर उसके बाद में यहाँ मुगल शासन आ गया था। जी जी जी। मुगल शासन देखो, ये इतिहास गवाह है कि कोई भी राजा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, चाहे वो हिंदुस्तानी राजा हो, चाहे राजपूत राजा हो, चाहे किसी भी वंश का हो, सिसोदिया वंश का हो, चाहे दक्षिण में आप चले जाओ, पल्लव वंश थे अपने, ये मदुरई वाले थे, विजयनगर वाले थे, या ब्रिटिशर्स थे, जी 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 जी। अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं वो आपस में संधि करते रहते थे। संधि तो सर इन पे उल्टी पड़ती हमने इतिहास में देखा है। संधि हमेशा इन पे उल्टी पड़ी है। इन्होंने चाहे विश्वास में कराओ या दबाव में कराओ या फिर अपने आप को बढ़ाने में कराओ, लेकिन जी, उसका अपोजिट ही रिजल्ट इन्हें मिला है। किनको किनको रिजल्ट मिला है? राजपूतों को सर। राजपूतों को। जी सर। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा इनको अपोजिट रिजल्ट ही मिला है। जी। जैसे ही राजपूतों को अवसर मिला, आप ये देखिए कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। जी सर। और 17 यानी कि 1707 तक मुगल शासन को इन्होंने काफी कमजोर कर दिया था। अगर राजपूत संघर्ष ना करते तो मुगल शासन कमजोर क्यों पड़ता? पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, आप जी मानते हो मेरी बात? आप जी जी सर। इनके संघर्ष से ही तो मुगल शासन कमजोर पड़ा था। और जैसे ही वो कमजोर हुआ, राजपूतों ने लगभग लगभग इनके ऊपर अधिकार कर लिया था। जो आपका मुगल शासन जो है आपका, वो खाली दिल्ली तक ही सिमट के रह गया था। सर मेरा अगला सवाल है, जी अगर राजपूत ना होते, जी अगर राजपूत ना होते, वो हमारे लिए युद्ध ना लड़ते, जी। तो आप इस बात को मानते हैं भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और होता? और क्या रामजी लाल जो राज्यसभा सांसद है, जी जिन्होंने ये बयान दिया, क्या वो आज ऐसी स्थिति में होते कि वो एक भरी सभा में बयान देने लायक होते? अगर राजपूत युद्ध ना लड़ते तो? किससे युद्ध न लड़ते प्रशांत जी? चाहे वो आप अंग्रेजों से लगा लो, चाहे मुगल काल से लगा लो, जिससे भी, अगर मुगलों के सामने वे ना लड़ते तो इतिहास और भूगोल क्या होता? शासन तो यहाँ पे किसी ना किसी का जरूर होता। देखिए या मुगल प्रशांत मुगल जी। यहाँ पे पूरी तरह से, अगर यहाँ पे पूरी तरह से मुगल काल होता जी जी और रामजी लाल किसी मुगल के यहाँ झाड़ू लगा रहे होते, झाड़ू भी नहीं क्योंकि जी वे हिंदू हिंदू है। जी जी। देखिए प्रशांत जी, अगर राजपूत ना होते, मुगल ये क्या करते? अगर आपको आज, अगर मैं आपकी स्थिति बताता हूँ, देखो जो जी आज सर। की प्रेजेंट स्थिति है, जी जी। क्या आप क्या सोचोगे मुगल नहीं है आज? आपको मैं बता दूं, आप सरकारी रिकॉर्ड्स में चेक करिए, मुगलों को आज 5,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन दी जाती है। वो मुगल के वंशज आज भी हैं। कहां पे हैं? कलकत्ता में हैं। तो अगर राजपूत ना भी होते, जी उसके बाद अंग्रेज तो आए मुगलों के बाद में, तो मुगलों का तो आज भी इतिहास फिर वही होना था। आज भी वो 5,000 रुपए की पेंशन पे ही अपना गुजारा भत्ता कर रहे होते और जी झुग्गी झोपड़ी में कहीं रह रहे होते। जी मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सपा सांसदों से या कांग्रेस से, जी अगर इनको इतना ही मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, जी क्यों नहीं वो कलकत्ता जाते और जो उनके वंशज हैं मुगलों के, क्यों नहीं उनको वो ऊपर उठाते हैं? जो है, क्यों मुसलमान उनके पास जा नहीं जाते? अगर मुसलमानों को भी अपने इतना गर्व है तो वो कलकत्ता जाए और मुगल वंशज के जो आज की तारीख में जो जिंदा है, उनके वंशज चल रहे हैं, बहादुर शाह के पड़पोते की जो आज वाइफ वहां पे है, जी उसका नाम कुछ मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, वो आज ऑन रिकॉर्ड से 5,000 रुपए प्रति महीना उसको मिल रहा है सरकार की तरफ से। जी क्यों नहीं उनकी दयनीय स्थिति को सुधारते हैं ये लोग? ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए, खाली अपने आप वोट प्राप्त करने के लिए और किसी हद तक इस देश को बांटने के लिए, इस जी देश के समाज को बांटने के लिए
ये इस तरह के गंदे और उच्छित बयान देते रहते हैं। जहां तक सवाल है राजपूतों का, अगर राजपूत ना होते तो आपसे मैं एक और बात पूछता हूं कि भरतपुर की रियासत थी, जी सर। अगर सूरजमल जो है अपनी उनकी एक गलती से, अगर वो एक गलती ना करते सूरजमल, जी तो इतिहास तभी बदल जाता। लेकिन वो सूरजमल धोखे से पकड़े गए जी सर। और इतिहास पूरा का पूरा बदल गया। सर तो इतिहास को बदलने में जयचंद का हमेशा बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये आप मेरी बात मैं आपसे मानिएगा। यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मुसलमान यहाँ आए तो उसमें जयचंद का बड़ा हाथ है, और अगर अंग्रेज यहाँ बचे उसमें मीर जाफर जैसे आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो आज देश की स्थिति है जी सर। वो भी किसी बाहर के व्यक्ति के कारण नहीं है, वो भी देश के अंदर के व्यक्तियों के कारण ही है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है। जी सर। सर मेरा अगला सवाल है, जी क्या राजपूत की हार का कारण सर ब्राह्मण समुदाय भी था जिसने कभी रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाए? हमेशा खाली पूजा पाठ और सर्वाधिक सम्मान पाने की अभिलाषा रखी। जी प्रशांत जी, इस बारे में फिर आपसे मैं बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमारे को। जी सर। आप वैदिक काल में चला जाओ एक बार। आप जी 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 जी। वैदिक काल में देखो, हमारे पास 4 वर्ण थे। क्षत्रिय थे, आपके ब्राह्मण थे, जी आपके वैश्य थे और शूद्र थे। जी सर। तो ब्राह्मणों का तो शुरू से ही जो उनका काम रहा था वो खाली पूजा पाठ कराने का था। जी सर। उनका काम शस्त्र उठाने का नहीं था। जी 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 क्षत्रियों का काम था शस्त्र उठाने का। जी तो हाँ, लेकिन ब्राह्मण जब राजनीति में आ गए जी तो उसके बाद फिर राजनीति काफी उलट पुलट होती चली गई। कारण क्या है कि भाई जो आपका काम है वो तो आप कर नहीं रहे हो, जी आपने सर। दूसरे काम में दखलंदाजी करनी शुरू कर दी। जी और आपको तो पता ही है कि हमारा देश जो है जातिवाद में पटा हुआ था बहुत पहले से, जी 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 और ब्राह्मणों का इसमें वर्चस्व था। जी छुआछात की बीमारी इन्होंने पैदा कर रखी थी, जी सर। शूद्रों की बीमारी इन्होंने पैदा कर रखी थी, जी और इसका इन्होंने अपने लिए हमेशा फायदा उठाया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, ब्राह्मण समाज जो है जी उन्होंने कभी शस्त्र उठाए नहीं और जी, सर्वाधिक सम्मान पाने की उनकी अभिलाषा रही। क्या वही मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या राजपूतों का हारने का एक बड़ा कारण ये भी रहा? नहीं, राजपूत आप राजपूत को हारने वाली बात कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि कभी राजपूत हारे हैं। जी युद्ध में कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की हार होती है। हारना उसको बोलते हैं जब संघर्ष करना आप छोड़ दोगे, जी उसे सर। बोलते हैं हारना। जी सर। और जहां तक मैं जानता हूं, हमारे इतिहास में, सबकी जानकारी में, राजपूतों ने कभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। तो मैं उनको हारा हुआ कैसे मान सकता हूं? जी सर। और उनके संघर्ष का नतीजा ये था कि एक दिन ऐसा है कि मुगल शासन का पतन हो गया। जी सर। तो उन्हें हम हारा हुआ नहीं कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि उन्होंने युद्ध जीते, किसी युद्ध में वो जीते, किसी में हारे। अब तो और आपको मैं बता दूं कि अब तो ये भी प्रूव हो चुका है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और इतिहास में भी बताया गया, हमें इतिहास में कुछ और बताया गया आज तक जो है। ये इतिहास लिखने वाले कौन थे, इतिहास बताने वाले कौन थे, इस सब पे भी एक तरह की रिसर्च होनी चाहिए। मैं आपसे प्रशांत जी, मैं आपसे बताऊं, जी सर। क्योंकि हम लोगों से इस देश के इतिहास के बारे में बहुत से तथ्य छुपाए गए हैं, जी 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 जो कि धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। जी अब तो ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ गए हैं कि जिनको लोगों को विश्वास था ही नहीं कि ऐसा भी इस देश में हो सकता है। तो जी सर। राजपूत कभी हारे नहीं, क्षत्रिय इस देश में कभी नहीं हारे। क्षत्रियों का संघर्ष कभी इस देश में खत्म नहीं हुआ, और उनके संघर्ष का नतीजा है कि आजादी की लड़ाई हुई, जी सर। अंग्रेजों को भगाया गया, और अपने देश की सत्ता अपने हाथ में लेके स्वतंत्रता प्राप्त की गई। जी सर मेरा अगला सवाल है, अभी जी देश में औरंगजेब का मुद्दा जोरों पर है जी और सर इतिहास में ये छिपा नहीं, औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। जी। क्या सपा ने औरंगजेब के अपमान का बदला राणा सांगा को गद्दार बताकर लिया? वो तो मैं आपसे शुरू में कह चुका हूँ प्रशांत जी, कि जब औरंगजेब की बात उठी जी और सर। इन्हें लगा कि भाई अगर आप चुप रहोगे तो आपको फिर मुस्लिम दोष देंगे जी सर। कि भाई ये तो हमारे रहमुना, यानी कि यही तो हमारे वो है जो कुछ भी है, सर्वे सर्वा, और ये चुप बैठे हुए हैं। जी सर। तो इन्होंने, अब इनके पास सामने रास्ता क्या था? इन्हें ऐसा लगा
कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हमारा वोट बैंक बना रहे। जी सर। और इन्होंने एक सोची समझी चाल के तहत राणा सांगा की इन्होंने बात करनी शुरू कर दी। जी सर। किस बात पे शुरू कर दी कि उन्होंने, क्योंकि आज की तारीख में जो हवा बनी हुई है भाई, मुस्लिम जितने भी हमारे यहाँ हैं उनके नेतागण जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुस्लिमों को इस देश में वोट रहा है और मुस्लिमों को यहाँ पे दबाया जा रहा है। जो जी नेता सर। दिखा रहे हैं इस बात, जी 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 जी। क्योंकि वो वोट बनाना चाहते हैं अपना। जी और सर। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने कि भाई अगर आप इस बात को कर रहे हो कि आप हिंदुओं को कह रहे हैं कि भाई आप लोग मुस्लिमों को दबा रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, तो भाई आपकी तो राणा सांगा थे जिन्होंने यहाँ मुसलमान को बुलाया था। ये उस बात को कहना चाह रहे हैं, मतलब ये इन लोगों को हीरो बनाना चाह रहे हैं। आपसे बताऊं मैं, जी जी जी। ये असली बात। इसलिए राणा सांगा का नाम लेकर के आई है। तो इन्होंने क्या करा कि एक तो अपना वोट बैंक पक्का कर लिया जी सर। मुस्लिम तुष्टिकरण के द्वारा। जी। और इनकी एक चाल और भी है। इनकी एक चाल ये है कि अभी जैसे दलित समाज की भी कुछ बातें उठ रही हैं, इनकी एक चाल ये भी है कि किसी प्रकार से भी हिंदुओं में भी आप बांट कर दो, फूट डाल दो। तो ये एक तीर से कई शिकार करना चाह रहे हैं। जी मेरा सर। तो मानना यही है। अभी रामजी लाल जो सपा से है सर, उन्होंने जी राणा सांगा को गद्दार बताया। जी फिर करणी सेना और राजपूत समाज के लोगों ने उनके आवास पर हमला कर दिया। जी तो उनके बचाव में सर अंबेडकर वाहिनी आ रही है। जी और अंबेडकर वाहिनी करणी सेना को खुली चुनौती दे रही है। जी उन्होंने कहा है अगर रामजी लाल को कोई नुकसान पहुंचाएगा जी तो वो अंबेडकर वाहिनी से टकराएगा। जी। तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें मैं वही देखता हूँ कि जो हमारे कुछ ये जो सड़क छाप जो हमारे नेता हैं, जी जी जी। ये जैसे है ना, बरसात आती है तो मेंढक टर्टर करना शुरू कर देते हैं, जी सर। या कहीं आग जली देखी तो रोटी सेकना शुरू कर दो। जी 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 जी। ये जो आपके भीम आर्मी जैसे, ये कौन कौन जिसका आपने नाम लिया है, रामचंद्र कौन है ये? जी सर। तो इनको पता है इस बात का कि भाई प्राचीन यानी कि क्या बोलते हैं मध्यकालीन भारत से ही जो है और लेटर वैदिक पीरियड में शूद्रों को थोड़ा उनके साथ जो भी हुई थोड़ी जाति हुई होती आई है, वो भी होती आई है खाली ब्राह्मणों के कारण, राजू के कारण नहीं, वो होती आई है ब्राह्मणों के कारण। जी सर। क्योंकि जो छुआ छात का सिस्टम था ब्राह्मणों ने पैदा करा, राजपूतों ने नहीं पैदा करा ये। तो अब इनको क्या लग रहा है कि उसी बात का लाभ उठाया जाए अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए। आग जली हुई है, रोटियां फटाफट सेक लो। और उन्होंने इस बात को उठाया कि भाई अगर आपने कुछ कहा तो हम सेना के हम खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वही काली सीधी सी, वरना आज की तारीख में जितना साथ दलित समुदाय का जितना साथ सरकार दे रही है, चाहे वो आपका राज्य में उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो आपका सेंटर में हो, जी सर, इतना साथ आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। और इनको लग रहा है कि अगर भाई ये भी मुद्दा तुम्हारे हाथ से चला गया और दलित समाज पूरा पूरा वोट बैंक उनका सरकार के भाजपा की तरफ चला गया, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? तुम तो खाली हाथ हो बिल्कुल, तुम्हारे पास तो सिवाय पंखा झलने के गर्मी में और तुम्हारे पास कोई काम रह ही नहीं जाएगा। जी सर। तो उन्होंने उठा के मुद्दे को उन्होंने उठा दिया, करणी सेना वाले मुद्दे को, जो है असली बात यही है बस। अच्छा सर, जब दलितों के सम्मान की बात आती है जी तो चंद्रशेखर रावण जी जी उस मामले में सबसे पहले कूद जाते हैं जी और पूरे तंत्र को वहां लगा देते हैं। इसमें ह्यूमन राइट्स हो, प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, जी सब पूरा तामझाम वहां पर पहुंच जाता है और न्याय होता है। जी लेकिन अभी एक दलित समाज के व्यक्ति ने खुलेआम राजपूतों के राजा को गद्दार बता दिया, उनका अपमान करा भरी सभा में। जी चंद्रशेखर रावण की तरफ से एक शब्द नहीं निकल रहा। क्या आपको लगता है दलित समाज की तरफ से उन्हें माफी मांगनी चाहिए राजपूतों से? अभी आप प्रशांत जी एक बात देखिए, आप जी सर। आपने नाम बताया चंद्रशेखर रावण। जी सर। तो जिस व्यक्ति को रावण कहलाने में गर्व महसूस होता हो, जी सर। जबकि सबको पता है कि हमारे देश में जी सर। रावण का मतलब है एक बहुत बड़ी बुराई, जी सर। जिसके ऊपर अच्छाई ने विजय प्राप्त करी। जी सर। और एक व्यक्ति अपना नाम रावण रख रहा है। जी सर। और उस रावण नाम में वो गर्व महसूस कर रहा है। जी सर। तो उसे तो सीधी सी बात है, वो तो बुराई का पूजक है, वो तो बुराई को पूजता है। जी सर।
तो जो व्यक्ति बुराई को ही पूजता हो तो वो बुराई की ही तो बात करेगा, वो तोड़ने फोड़ने की ही तो बात करेगा। नहीं, क्या आप इस बात को मतलब मानते हैं कि दलित समाज की तरफ से राजपूतों से माफी मांगनी चाहिए चंद्रशेखर रावण को? अगर मैं तो क्या, कोई नहीं कोई मैं राजपूत तो समाज की तरफ से दलितों पर कुछ कुछ बात हो नहीं जाती नहीं मैं इस तो बात से चंद्रशेखर रावण सहमत हूं एकदम से कूद जाते हैं उसमें। कि सिर्फ राजपूतों से नहीं, इन लोगों को तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जी सर। सिर्फ राजपूतों से नहीं, इस व्यक्ति को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए अपने कृत्य के लिए, ये मेरा कहना है। सर अगला सवाल है मेरा, जी क्या सपा ने इस मुद्दे को राजपूत वर्सेस दलित बना दिया? क्योंकि 2027 में चुनाव है जी और उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक ज्यादा है, तो जी क्या हम माने इस मुद्दे से सपा ने राजपूत वर्सेस दलित इस मुद्दे को बना दिया? प्रशांत जी, अगर आप ये देखें, 8 साल से सत्ता से बाहर है ये। जी सर। पहले इनके खाली 5 सांसद थे, अब इनके विपक्ष के जो है 37 सांसद इनके उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। जी सर। और 37 संख्या को ये बहुत बड़ा मान रहे हैं। जी। और जहां तक सवाल है दलित वर्सेस राजपूत, तो ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। कारण क्या है कि इनके पास दलित वोट है ही नहीं। पहली बात तो दलित के लिए कुछ करते तो में दलित का वोट आता है इनके पास में। और जहां तक सवाल है आपका चंद्रशेखर रावण नाम का जो व्यक्ति है, जी सर। ये मानता हूं मैं इस बार ये जीत गया है, लेकिन ये बहुत ही सीमित व्यक्ति है। और दलितों को सबको पता है कि जिस तरह से किसी जमाने में मायावती उठी थी और फिर उसने अपनी दौलत वाली पार्टी बना ली थी दलित से, वही काम ही चंद्रशेखर करने वाला है। क्योंकि सब लोगों ने इन लोगों को भुगत लिया है कि किस तरह के व्यक्ति हैं। तो दलित समाज को तो आज बिल्कुल जागरूक है अच्छी तरह से कि हमारा भला कौन करने वाला है। और जहां तक सवाल है राजपूत समाज का, तो राजपूत समाज का कुछ वोट जो है आपका कांग्रेस के पास है और भाजपा के पास में है। उसमें सपा का कुछ वो नहीं है इसमें रोल कोई भी जो है। सपा तो केवल सिर्फ मुस्लिम वोट के कारण ही जीवित है। आप खुद देख लीजिए पूरे पूरे आंकड़े आप। जी सर। तो इस बात को हवा नहीं दे पाएंगे बिल्कुल भी। अच्छा सर, भारत में कुछ ऐसी पार्टियां है जो खुद को क्रांतिकारी विचारधारा बताती है कि हमारी जो विचारधारा है वो जी भगत सिंह वाली है, क्रांतिकारी विचारधारा है हमें। जी इसमें आपको नंबर 1 पार्टी बता दूं, आम आदमी पार्टी। जी वे भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं, जी मतलब उनके विचार क्रांतिकारी, वे ऐसे दिखाते हैं कि हमारे विचार क्रांतिकारी वाले हैं, हम देश जी के लिए समर्पण है और जी हम उन पे उनको भी मतलब उनके जिसने देश को बचाने के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर दिया, वे हमारे आइडल है। जी तो इसमें सबसे ऊपर आती है आम आदमी पार्टी। जी लेकिन वे इस मुद्दे पे एक वर्ड नहीं बोल रहे, केजरीवाल जी एक वर्ड नहीं आया उनका। जी तो क्या मतलब उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, इतिहास से उन्हें कुछ लेना देना नहीं? या फिर दिल्ली में सपा का और आम आदमी का गठबंधन था, या वे इस वजह से चुप है? मैं आपसे बताऊं प्रशांत जी, आम आदमी पार्टी भी चुप बैठी है, कांग्रेस भी तो चुप बैठी है, टीएमसी चुप बैठी है। इसमें तो बहुत सी पार्टियां अभी, जैसे दक्षिण में स्टालिन ने कुछ कहा था कि इनको तो मतलब कि हिंदू धर्म के बारे में कहा आरजेडी था, भी है सर के बारे उसमें, में कहा था, आरजेडी। तब पार्टी चुप बैठी थी, छोड़ आर दिया भाजपा को। आरजेडी भी है सर इसमें पार्टी। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना, आरजेडी में सब पार्टी चुप बैठ रही। जी जी। मतलब इतना खिलाफ आज की तारीख में सनातन धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, कौन सी पार्टी बोल रही है? कोई पार्टी नहीं बोल रही है। ये सब बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। कारण क्या है कि इनकी तो पोली खुल चुकी है पहले, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो मुद्दा है कि भाजपा की निंदा करो कैसे भी करके। और ये जो इनका मुद्दा है कि भाजपा की निंदा करो, और अगर कोई सनातन धर्म की बुराई करता है और तुम चुप बैठे रहो, यही तो भाजपा के लिए वरदान साबित हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी चुप बैठी है तो आप मान के चलिए कि ये एक तरीके से भाजपा के लिए वरदान है। अगर कांग्रेस चुप है तो भाजपा के लिए वरदान है। अगर ये सपा अंट संट बक रही है तो वो भाजपा के लिए वरदान है। कारण क्या है, हमारे देश का वोटर जागरूक हो चुका है और उसे अपनी समझ में अच्छी तरह से पता है कि कौन देश के लिए कर रहा है और कौन देश के खिलाफ है। तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं भी बोल रही है तो नुकसान इसमें आम आदमी पार्टी का ही होने वाला है। ये बिल्कुल अब निश्चित है, एकदम आपसे बताऊं मैं। जी सर मेरा अगला सवाल है, वो जी थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, पूछूं? जी जी क्या राहुल गांधी इस मुद्दे पर राणा सांगा को समर्थन करेंगे, उनके बलिदान, उनके त्याग को समर्थन करेंगे? मेरा तो देखिए विचार ये है कि
जहां तक सवाल है राहुल गांधी का जी सर। कि इस मुद्दे पे क्या वो राणा सांगा जी का समर्थन करेंगे या हमारे या क्षत्रिय या समाज का। या वो बस यहाँ तक ही टिकी है, कांग्रेस और कांग्रेस के इतिहास तक ही बस। जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं ना, जी सर। जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों की सहूलियत के लिए की गई थी 1885। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी। जी सर। तो जो पार्टी बाहर के शासकों को सुविधाएं दिला रही थी, वो इस देश के लिए कैसे बात कर देगी राणा सांगा जी के लिए, बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी का तो जग जाहिर है, आपको सबको पता है कि समर्थन किसका करते हैं ये लोग यहाँ पे जो है। अभी तक जो इतनी फंडिंग बाहर से आ रही थी, और पता नहीं किस किस के पास फंडिंग जा रही थी, वो फंडिंग आनी बंद हो गई। कहाँ चला किसान आंदोलन आपका? अब तो आम आदमी पार्टी जो समर्थन कर रही थी, उनको जा जाके चाय कॉफी और खाना नाश्ता करवा रही थी, वो कहाँ से आ रहा था पैसा जो है वो। तो अब मैं आपसे बताऊं कि इस देश में तो जहां तक सवाल है कि भाई देश का भला कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है, तो ये तो बिल्कुल खुली किताब हो चुकी है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर आपको याद हो कि जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजादी दो के नारे लगे थे, वहां पे कौन खड़ा था? वहां पे उस वक्त वहां पे राहुल गांधी खड़ा हुआ था, सबको पता है अच्छी तरह से। तो आप इन सब चीजों को देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इन लोगों से, आप खुद समझ लीजिए। जी सर मेरा आखिरी सवाल है, जी भारत में सर ऐसा क्यों है जिसका जितना बड़ा बलिदान उसका उतना बड़ा अपमान? चाहे वो हाँ हमारे जी महान क्रांतिकारी क्यों ना हो, या फिर जी हमारे राजपूत राजा, जी। या फिर हमारे फौज के जवान। मैं इसमें प्रशांत जी आपसे कहना चाहूंगा जी सर। कि जहां तक सवाल है फौजियों का, आज से लगभग जब तक भाजपा का शासन नहीं आया था, या आप लगा लो कि यानी कि 2012-13 तक, जी सर। पहले कहा जाता था कि फौजियों का दिमाग तो घुटनों में, ये कहा जाता था लोगों के द्वारा जो है। हाँ और हाँ, एक नहीं, ये मैंने अधिकतर ये लोगों मैंने का ये मैंने भी अधिकतर सुना लोगों है का कि यही कहना 12 था। बजे के बाद इनका दिमाग काम नहीं इसी करता। जी इनका इसी तरह से इनका आप ये घुटनों में देखिए, दिमाग है। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह हुए और कितने हुए जिन्होंने कि मुगलों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। जी सर। इतने उन्होंने बलिदान दिए, जी सर। उनके सिर काटे गए। जी सर। उनके लिए क्या कहा गया कि भाई इनके तो 12 बजे इनका दिमाग खराब हो जाता है। जी 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 जी। इसी तरह से आपको मैं और बताता हूँ, एक भरतपुर की रियासत थी जिसे कभी कोई हरा नहीं पाया। जी सर। ये इतिहास गवाह है कि जिसे कभी कोई हरा नहीं पाया। जी सर। उन्हें क्या कहा जाता है? जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। 16 दूनी 8 कुछ इस तरह के। 16 दुनिया 8, जी इससे जी कितनी कितनी बातें प्रचलित की गई हैं। जी जी जी। लेकिन ये बातें प्रचलित क्यों गई हैं, इसमें मैं लोगों का दोष नहीं मानता हूं। जो लोग एग्जाम्पल सेट करना, जिन्हें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जी सर। अगर वो लोग एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, जी सर। और जो अगर भ्रष्टाचारी को अधिक दिमागदार माना जाएगा, तो सीधी सी बात है, जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और योद्धा हैं और ईमानदार हैं, उनको तो बेवकूफ बताया जाएगा ना। नहीं, ये सिर्फ भारत में है या विश्व में किसी और जगह भी है? जिसका जितना बड़ा बलिदान उसका उतना बड़ा अपमान। देखिए प्रशांत जी, आप रशिया में चले जाओ, आप इटली में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, जी सर। आप अमेरिका में चले जाओ, जी सर। मैंने नहीं सुना कभी कि उनके जो क्रांतिकारी हुए और उनके जो पुराने महान, उनके जो मतलब कि उनके देश में महान आत्माएं हुई हैं, उनके खिलाफ कभी कोई बोलता मुझे नजर नहीं आया आज तक जो है। लेकिन ये प्रथा भारत में क्यों टिकी हुई है अब तक? वो मैंने आपसे बताया ना, प्रथा खत्म होगी ऐसी बात नहीं। अब तो आज की तारीख में तो बहुत ही परिदृश्य बदल चुका है। ये परिदृश्य क्यों बदल रहा है? क्योंकि अभी ईमानदारी फैल रही है, देशभक्ति फैल रही है, सांप्रदायिकवाद खत्म हो रहा है, लोगों की आंखें खुल रही हैं, और लोग जो हमारे आज जो हमारे नेतागण हैं वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उन्हें पुरस्कार भी हो रहा है। जो अपने वीरता दिखा रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, लोगों को सहारा दिया जा रहा है। तो ये जो अब तक चला आ रहा था, वो खत्म होता है धीरे धीरे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की मजाक की जो बातें करते हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद सर आपका। आपने प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, और मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस करता हूँ कि मैं आपके कुछ काम आ सका और मैंने अपना कुछ आपको समय दे पाया। मैं आप सर धन्यवाद आपका भी, जो आपने इतनी बेबाकी से
जी हमारे वीर योद्धा राणा सांगा के बारे में अपने विचार रखे जी और बिल्कुल खुल के आपने अपने शब्दों का सही प्रयोग करके हमारे जी व्यूवर्स को अपने विचार बताए। जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिस्टर राजेंद्र मलिक, जो बिल्कुल किसी भी बात पे बेपागी से खुलकर बोलते हैं। अगर आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।